हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 mm डायमीटर इज। डिफरेंस आपको पूछा गया है ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर में डिफरेंस कितना होगा यदि रिवेट्स का डायमीटर कितना है 25 mm तक है। नॉमिनल डायमीटर की डेफिनेशन हम देखेंगे, ग्रॉस डायमीटर की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी दो कंडीशन हम आईएस कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन होती है। इससे पहले हम यहाँ पर रिवेट देख लेते हैं। रिवेट में हेड होता है, ठीक है। ये रिवेट का फिगर बना हुआ है, ये हेड है, इसको कहा जाता है। ये रिवेट की बॉडी होती है जिसको कि शेंक कहा जाता है। अब रिवेट का यूज़ कैसे किया जाता है, ये दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। दो प्लेट है, अलग अलग थिकनेस भी हो सकती है, सेम थिकनेस हो सकती है। दो प्लेट को आपस में कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमने रिवेट का यूज़ किया। यहाँ पर होल करने के बाद, ठीक है, होल करने के बाद यहाँ पर रिवेट का यूज़ किया। उसके बाद क्या होता है कि रिवेट का जो सेकंड दूसरा एंड होता है, सेकंड वाला जो एंड है, इसको भी हेड बनाया जाता है, इसके जैसे बनाया जाता है ताकि ये वापस ना निकल पाए, ठीक है। तो एक एंड से इसको क्या कर रखते हैं, ठीक है, एक एंड से इसको फिक्स करके रखते हैं और दूसरे एंड को हैमर की सहायता से या किसी इक्विपमेंट की सहायता से क्या किया जाता है, इस पर प्रेशर लगाया जाता है और प्रेशर लगाकर इसको भी हेड बना दिया जाता है। दोनों साइड से ये क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, जिससे कि ये फिक्स हो जाता है। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट क्या होगा, पहले जो डायमीटर होगा रिवेट का बिफोर ड्राइविंग, जब उसको ड्राइविंग नहीं किया जाता है तो उसका डायमीटर कम होगा, लेकिन यहाँ से यदि प्रेशर लगाएंगे तो ये कंप्रेस होकर डायमीटर क्या होगा, इसका थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है। तो नॉमिनल डायमीटर का मतलब होता है डायमीटर ऑफ कोल्ड शेंक बिफोर ड्राइविंग, और ग्रॉस डायमीटर का मतलब होता है कि आफ्टर ड्राइविंग, जब उसको होल के अंदर उसको ड्रिवन किया जाता है उसके बाद उसका जो डायमीटर होगा रिवेट का वो कहलाएगा ग्रॉस डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द होल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट शेंक। एज द रिवेट इज हीटेड एंड ड्रिवन द रिवेट फिल्स द होल फुली। ठीक है, हम समझेंगे इसमें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा। उसको हीट किया जाता है, दो तरीके होते हैं इसको हेड बनाने के। एक तो इसको गर्म कर सकते हैं हम, गर्म करके इस साइड प्रेशर डाल के इसको हेड बना दें, या दूसरा इसको कोल्ड, जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा उसी पे इसको प्रेशर डाल के सेकेंड एंड पे और इसको क्या बना दें, हेड बना दें। अब क्वेश्चन आपको पूछा गया ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर में डिफरेंस कितना होगा। ग्रॉस डायमीटर किसके बराबर होता है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 या 2.0। 1.5 कब यूज़ करते हैं, जब डायमीटर कितना हो, स्मॉल डी, मतलब नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट यदि 25 mm या उससे कम हो तो उस केस में हम ग्रॉस डायमीटर कितना लेते हैं, नॉमिनल प्लस 1.5। यदि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट 25 mm से अधिक हो तो उस केस में क्या किया जाता है, उसमें 2.0 को ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा ग्रॉस डायमीटर। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि मान लो डायमीटर कितना है 20 mm, स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट 20 mm है, इसका मतलब 25 mm से कम है, तो उसमें हम क्या करते हैं 1.5 ऐड कर देते हैं, तो कैपिटल डी कितना हो जाएगा 21.5। इसी प्रकार से यदि 26 mm है डायमीटर तो उसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ग्रॉस डायमीटर 28। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है द रिवेट्स अप टू 25 mm डायमीटर, 25 तक यदि हो डायमीटर तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्रॉस डायमीटर और उन दोनों का यदि डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1.5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एज कंपेयर्ड टू फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर। कंपेयर करना आपको, तो हम समझ लेते हैं पहले यहाँ पर कंपेयर करके, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे कौन सा करेक्ट होगा। शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट, शॉप का मतलब क्या होगा, अ रिवेट ड्रिवन इन प्लेस इन अ शॉप। शॉप रिवेट नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, रिवेट को ड्रिवन का कहाँ किया जाता है, वर्कशॉप में, तो उसको हम कहेंगे शॉप रिवेट, जहाँ पर कि सारे इक्विपमेंट होंगे ड्रिवन करने के लिए।
फील्ड रिवेट का मतलब होता है अ रिवेट ड्रिवन इन प्लेस ऑन वर्क इन द फील्ड। जब फील्ड में रिवेट को ड्रिवन किया जाता है तो उसको हम कहेंगे फील्ड रिवेट। तो इसमें कॉमन सेंस वाली बातें आप देख के बता देंगे कि शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा। जो वर्कशॉप में ड्रिवन किया गया है, क्योंकि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट होते हैं ड्रिवन करने के लिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, यदि इन दोनों में पूछा जाता आपको कि शॉप रिवेट और फील्ड रिवेट इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो कौन सा होगा, शॉप रिवेट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हॉट रिवेट क्या होता है और कोल्ड ड्रिवन रिवेट का मतलब क्या होगा। हॉट ड्रिवन रिवेट, फॉर ड्राइविंग द रिवेट्स दे आर हीटेड टिल दे बिकम रेड हॉट एंड आर देन प्लेस्ड इन दी होल। हॉट ड्रिवन का मतलब होता है कि जो रिवेट होता है उसको क्या किया जाता है, पहले हीट किया जाता है जब तक कि वो रेड कलर का ना हो जाए, और उसके बाद होल में उसको प्लेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, कीपिंग द रिवेट्स प्रेस्ड फ्रॉम वन साइड, एक साइड से उसको प्रेस किया जाता है जहाँ पर हेड होगा उस साइड से, और सेकेंड साइड से क्या किया जाता है, नंबर ऑफ ब्लोज आर अप्लाइड एंड अ हेड एट द अदर एंड इज फाउंड। तो एक साइड तो हेड बना हुआ था, सेकेंड साइड भी क्या करते हैं, इस साइड भी प्रेशर डाल के नंबर ऑफ ब्लोज की सहायता से इस साइड भी हेड बना देते हैं। ठीक है, ऐसे जब लोड लगता है तो इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर होगा ये कंप्रेस होकर बढ़ जाएगा डायमीटर। व्हेन द हॉट रिवेट सो फिटेड कूल्स इट श्रिंक एंड प्रेस द प्लेट्स टुगेदर। जब ठंडा होता है तो दोनों प्लेट को, ठीक है, जिस प्लेट पे ये ड्रिवन किया गया है, जैसे मान लो यहाँ पर ड्रिवन किया गया है, तो यहाँ पर जब ये कूल होता है, ठंडा होता है, तो ये क्या करता है, प्लेट को श्रिंक करता है, श्रिंक करेगा उसको, तो इसको हम कहेंगे हॉट ड्रिवन रिवेट। सेकेंड होता है कोल्ड ड्रिवन रिवेट, आर ड्रिवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा उस पर ड्रिवन किया जाता है उसको। द कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स नीड लार्जर प्रेशर टू फॉर्म द हेड एंड कंप्लीट द ड्राइविंग। इस पर ज़्यादा प्रेशर लगता है हॉट ड्रिवन रिवेट पे, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तभी हम दूसरे एंड पे हेड को फॉर्म कर सकते हैं। तो इन चारों को हम कंपेयर कर लेते हैं। पहले हमने देखा शॉप और फील्ड, इसमें से सबसे दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, शॉप रिवेट। इसी प्रकार से यदि हम हॉट ड्रिवन और कोल्ड ड्रिवन की बात करते हैं तो इन दोनों में स्ट्रॉन्ग होता है कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। ठीक है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, जैसे गर्म करते हैं तो स्ट्रक्चर उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर वीक हो जाता है, इसीलिए कोल्ड ड्रिवन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होगा किसके कंपेयर में, हॉट ड्रिवन रिवेट के। लेकिन कोल्ड रिवेट का यूज़ कम किया जाता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए जा सकते फील्ड पे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगता है दूसरे एंड पर हेड बनाने के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एज कम्पेयर्ड टू फील्ड रिवेट द शॉप रिवेट आर। कंपेयर करके बताना है, तो फील्ड रिवेट और शॉप रिवेट का कंपेयर करके बताओगे तो क्या होगा आंसर। जो शॉप रिवेट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाय अ रिवेट इज 16 mm, देन सुटेबल साइज ऑफ रिवेट एज पर अनविन्स फार्मूला विल बी। सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, अनविन्स फार्मूला होता है डायमीटर ऑफ द होल d 6.05 अंडर रूट ऑफ t, और t क्या है, थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस आपको 16 गिवन है, 16 अंडर रूट 16 कितना होगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा ये 4, 6 इंटू 4 का मतलब 24 mm। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर सी। फॉर्मूला याद रखना आपको, 6.05 को हम अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं, 6 ले सकते, कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए, क्योंकि आंसर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट कैन बी अवॉइडेड। यदि हम सफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो रिवेट में कौन से फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है, टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट, शियर फेलियर ऑफ रिवेट, शियर फेलियर ऑफ प्लेट, क्रशिंग फेलियर ऑफ रिवेट। तो हम फेलियर देख लेते कौन कौन से फेलियर होते हैं पहले। ठीक है, फेलियर के बाद में हम देखेंगे किस फेलियर में एज डिस्टेंस की आवश्यकता होती है या कौन सा फेलियर
एज डिस्टेंस के कारण होता है। फर्स्ट फेलियर है शियर फेलियर ऑफ रिवेट्स। द शियर स्ट्रेस इन द बोल्ट में एक्सीड द वर्किंग शियर स्ट्रेस इन द बोल्ट। शियर स्ट्रेस बोल्ट में जो बोल्ट है वो शियर स्ट्रेस में कब फेल होता है, ये जो रिवेट है वो शियर स्ट्रेस में कब फेल होगा, जब शियर स्ट्रेस बोल्ट या रिवेट में एक्सीड हो जाती है किससे, वर्किंग शियर स्ट्रेस इन दी बोल्ट। जो बोल्ट की वर्किंग शियर स्ट्रेस होगी उससे यदि ज़्यादा हो जाती है। शियर स्ट्रेस आर जनरेटेड बिकॉज द प्लेट्स स्लिप ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। शियर स्ट्रेस जनरेट कैसे होती है, जब लोड लगाया जाता है तो प्लेट के स्लिप होने के कारण, जो प्लेट्स हैं जिन प्लेट को कनेक्ट किया गया है उन प्लेट के स्लिप होने के कारण, जब वो प्लेट स्लिप होती है तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस जनरेट होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, लेप जॉइंट और बट जॉइंट। सिंगल शियर अकरिंग इन लेप जॉइंट, लेप जॉइंट में एक शियर होता है, और डबल शियर अकरिंग इन बट जॉइंट। हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिगर से समझते हैं। ये शियर फेलियर ऑफ रिवेट है, ये जब लोड लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये शियर, एक शियर फेलियर ये होगा और एक शियर फेलियर ये होगा, ठीक है, ये दो डबल होंगे क्योंकि ये कौन सा जॉइंट है, बट जॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट अकर्स व्हेन द रिवेट इज क्रस्ड बाय द प्लेट। रिवेट में बियरिंग फेलियर कब होता है, जब प्लेट के द्वारा रिवेट को क्रस्ड किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा फेलियर होगा, बियरिंग फेलियर। नेक्स्ट आप देख सकते हो बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। ये रिवेट है, एक हेड था और हमने दो मेथड देखी थी, एक तो कोल्ड ड्रिवन और हॉट ड्रिवन हमने देखी थी, उससे दूसरे भी एंड को क्या बना दिया जाता है, हेड बनाया जाता है। तो यहाँ पर बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट देख सकते हो, ये फेलियर हो रहा है बियरिंग, किसके कारण होता है, प्लेट के कारण। नेक्स्ट है टेंशन या टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। द टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट एट द नेट क्रॉस सेक्शन में एक्सीड द वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस यदि प्लेट में अधिक हो जाती है, एक्सीड हो जाती है वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस से, तो उस केस में क्या होता है कि जो प्लेट होगी वो फेल हो जाती है, जिसको कि टेंशन या टीयरिंग फेलियर कहा जाता है। टीयरिंग फेलियर अकर्स व्हेन बोल्ट आर स्ट्रॉन्गर देन द प्लेट। अब ये फेलियर कब अकर होता है, यदि बोल्ट स्ट्रॉन्ग है किसके कंपेयर में, प्लेट के कंपेयर में। यदि बोल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बोल्ट फेल हो जाएंगे, लेकिन यदि बोल्ट स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्या होता है कि बोल्ट फेल नहीं हो पाते हैं और जो प्लेट है वो फेल हो जाती है टेंशन या टीयरिंग में। ये देख सकते हो टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, ये टीयर हो जाता है, यहाँ पर अलग हो जाती है प्लेट। नेक्स्ट शियर फेलियर ऑफ प्लेट्स। अ प्लेट में फेल इन शियर along two lines. This may occur when minimum proper edge distance is not provided. शियर फेलियर कब होता है, जो प्लेट है वो फेल हो जाती है, टू लाइन जो है उसके अलोंग फेल हो जाती है, और इसका कारण क्या होता है, जब प्रॉपर एज डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये शियर फेलियर ऑफ प्लेट आप देख सकते हो, शियर फेलियर ऑफ प्लेट, यहाँ पर एज डिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की गई है। ये जो बोल्ट है या रिवेट है, इससे आप प्लेट के एंड से देखोगे, इसको हम एज डिस्टेंस कहते हैं, कि जो बोल्ट है उसकी डिस्टेंस प्लेट की एज से कितनी है, जो प्लेट के कॉर्नर्स हैं या उनकी जो एज है वहाँ से डिस्टेंस कितनी है बोल्ट की। यदि प्रॉपर हम एज डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या फेलियर होगा, शियर फेलियर ऑफ प्लेट। यहाँ पर आप समझ सकते हो, एक बार और समझ लेते हैं। यदि बोल्ट एक यहाँ पर बोल्ट है और एक बोल्ट ये लगा हुआ है, तो इस बोल्ट के कारण क्या हो सकता है, ये डिस्टेंस कम है बोल्ट की इस एज से, तो यहाँ पर कौन सा फेलियर हो सकता है, शियर फेलियर। लेकिन इस बोल्ट के कारण शियर फेलियर नहीं होगा क्योंकि ये कॉर्नर और एज से दूर है। तो यदि प्रॉपर हम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर शियर फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट फेलियर, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। द प्लेट में क्रस्ड व्हेन द बियरिंग स्ट्रेस इन द प्लेट एक्सीड द वर्किंग बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट का मतलब होगा कि जब बियरिंग स्ट्रेस अधिक हो जाती है प्लेट में
किसके कंपेयर में, उसकी जो वर्किंग बेयरिंग स्ट्रेस है। बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट में अकर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस इन द रिवेटेड जॉइंट। बेयरिंग फेलियर का भी वही होता है। बेयरिंग फेलियर कब होती है, बेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट जब एज डिस्टेंस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, बेयरिंग फेलियर। और लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिटिंग और क्रेकिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स एट द एजेस। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एजेस पर होती है ये इस टाइप की फेलियर। इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस इन द रिवेटेड जॉइंट, स्प्लिटिंग और cracking of plates as takes place in such failure। ठीक है, इस फेलियर में क्या होता है, स्प्लिटिंग या क्रैकिंग फेलियर में जब इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस होती है, ठीक है, तो इस टाइप का फेलियर होता है जिससे कि स्प्लिटिंग हो जाएगी प्लेट्स। ये फिगर में देख सकते हो यहाँ पर आप, स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स, ये स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट यदि प्रॉपर एज डिस्टेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने चारों फेलियर में क्या देखा है कि जो सीयरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग फेलियर होता है प्लेट में, सिर्फ प्लेट की बात होगी। यहाँ पर एज डिस्टेंस के कारण प्लेट फेल होती है, बोल्ट नहीं होंगे। सीयरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग फेलियर जो प्लेट में होते हैं वो उसको यदि अवॉइड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर एज डिस्टेंस, सीयरिंग, बियरिंग और स्प्लिटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बी और डी ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर रिवेट दिया गया है। तो एज डिस्टेंस से हम किसको फेल होने से रोक सकते हैं, प्लेट को। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, शियर फेलियर ऑफ प्लेट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स शेल नॉट बी लेस देन। रिवेट आपको पूछा गया मिनिमम पिच कितनी होगी रिवेट में, मतलब किससे कम, मिनिमम आपको पूछा गया कि किससे कम नहीं होगी, वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 1.5D, 2.0D, 2.5D और 3.0D। पिच की डेफिनेशन एक बार हम देख चुके पहले भी, अब यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते क्या होता है। पिच ऑफ रिवेट, स्मॉल पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिवेट्स measured parallel to the direction of the force in the structural member lying on the same rivet line। यह आईएस कोड में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इस डायरेक्शन में यदि लोड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में लोड है, तो इसी लाइन में यदि हम बात करते हैं दो रिवेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी पिच। लोड की डायरेक्शन में ही, ये लोड है इस डायरेक्शन में ही, यदि हम देखेंगे दो रिवेट, उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गोज कहलाएगी और यह होती है एज डिस्टेंस, जो कि रिवेट है, इस रिवेट की इस एज से जो डिस्टेंस होगी प्लेट की एज से वो कहलाएगी एज डिस्टेंस। हम यहाँ पर दोनों देख लेंगे, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होगी। मिनिमम पिच होती है 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट, और ये हम देख चुके हैं नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट का मतलब क्या होता है और ग्रॉस डायमीटर। मिनिमम पिच 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट और मैक्सिमम पिच होती है 32 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर आउटसाइड प्लेट और 300 mm विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो कम होगी 32 टाइम्स और 300 mm, इन दोनों में से जो कम होगी वो होगी मैक्सिमम पिच। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो P 2.5 स्मॉल d। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर सी इज करेक्ट। ये ग्रॉस डायमीटर दिया गया है, ये ग्रॉस डायमीटर कैपिटल डी होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रॉस की जगह नॉमिनल कर लेना आप, ग्रॉस की बात नहीं करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800 इज। एफिशिएंसी आपको बताना है रिवेटेड जॉइंट की मिनिमम पिच एज पर IS 800। तो दो डेफिनेशन हम देखेंगे। एक डेफिनेशन होती है एफिशिएंसी की, द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। इन दोनों का जो रेशियो होता है रिवेटेड जॉइंट की जो लिस्ट, मतलब मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगी इन तीनों में से, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। जिस सॉलिड प्लेट को
आपस में कनेक्ट किया गया है रिवेट की सहायता से, उसकी स्ट्रेंथ, उन दोनों का रेशियो होता है। रिवेट जॉइंट की हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो कौन कौन सी निकालेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, बियरिंग निकालते हैं और टियरिंग निकालते हैं। ठीक है, तीनों स्ट्रेंथ निकालते हैं और तीनों में से जो कम आएगी वो हम लेते हैं डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया गया मिनिमम पिच एज पर IS 800। यदि मिनिमम पिच की हम बात करते हैं तो उस केस में एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट पर पिच विड्थ। उसके लिए हम क्या लेते हैं, यदि आपको यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ रिवेट की पूछी गई है पर पिच विड्थ के लिए पूछी गई तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर PT। टीयरिंग के लिए हम निकाल लेंगे या टेंशन के लिए निकालेंगे तो कितनी होगी एरिया। आप एरिया कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया हम करेंगे तो क्या निकलेगी वो स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस तो हमने यहाँ पर लिख दी है PT। ठीक है, PT स्ट्रेंथ इनटू एरिया। एरिया कितना होगा, जितनी थिकनेस है थिकनेस इनटू पिच माइनस डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर D। ठीक है, P माइनस D ये हमने लिखा है, डिवाइडेड बाय, यदि सॉलिड प्लेट की बात करते हैं उसमें कोई होल नहीं है तो उस केस में उसका एरिया कितना होगा, पिच इनटू थिकनेस इनटू स्ट्रेंथ, ये हमने लिख दी। इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, PT से PT कैंसिल होगी, PT का मतलब टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा, थिकनेस से थिकनेस कैंसिल होगी तो बचेगा क्या यहाँ पर P माइनस D डिवाइडेड बाय P। पिच हमने देखा था मिनिमम पिच कितनी होती है 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर माइनस D, और ये पिच ये भी कितना हो जाएगा 2.5D। 2.5 माइनस D कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, ये कितना होता है 0.6। और एफिशिएंसी यदि परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये 60%। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर C। क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, मटेरियल कॉस्ट ऑफ रिवेट इज हायर देन डेट ऑफ बोल्ट। तो मटेरियल कॉस्ट रिवेट की अधिक होती है बोल्ट से, ये पहला स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट होगा। कॉस्ट किसकी ज़्यादा होती है, बोल्ट की ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी बोल्ट की। बोल्ट की कॉस्ट अधिक होती है किसके कंपेयर में, रिवेट के कंपेयर में, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ भी अधिक होगी बोल्ट की। वाइब्रेशन में हम रिवेट यूज़ करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन में बोल्ट की कम होगी स्ट्रेंथ, लेकिन अदर जो स्ट्रेंथ होती है वो बोल्ट की अधिक होती है क्योंकि उसकी कॉस्ट भी अधिक होगी। तो ए इनकरेक्ट होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज लेजर, ये गलत होगा, एरेजर नहीं हायर होती है, ये भी गलत होगा स्टेटमेंट। टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल्ट की क्या होती है, हाई होती है, हायर होगी। फर्स्ट गलत है, सेकंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड, bolts are used as a temporary fastening whereas rivet are used as permanent fastening। बोल्ट में क्या यूज़ किया जाता है, उसमें नट होता है, नट को जो स्क्रू होता है उसको टाइट किया जाता है और कभी भी हम उसको वापस निकाल सकते हैं, तो वो टेम्परेरी होगा। और फास्टनिंग का मतलब मैंने समझाया था, ठीक है, फास्टनिंग मैं समझा चुका हूँ आपको क्या होता है फास्टनिंग का मतलब। और जो रिवेट होंगे उसका यूज़ हम परमानेंट के लिए करते हैं क्योंकि उसका जो दूसरा एंड होता है इस तरीके से होता है रिवेट, ये एक हेड है और दूसरा जो एंड है वहाँ भी हम क्या करते हैं उसको हेड बना देते हैं, तो ये परमानेंट हो जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर C। रिवेटिंग इज लेस नॉइसी देन बोल्टिंग, तो ये इनकरेक्ट। रिवेट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो दूसरा एंड होगा सेकेंड एंड होता है वहाँ पर हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है और उस दूसरे एंड को भी हेड बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर नॉइस होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा D। रिवेटिंग इज लेस नॉइसी देन बोल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 18, बोल्ट्स आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। बोल्ट की यदि हम बात करते हैं तो एक्सियल टेंशन के लिए सुटेबल होता है, जहाँ पर एक्सियल टेंशन होगा वहाँ पर बोल्ट सुटेबल होता है और वाइब्रेशन के लिए नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जो बोल्ट होता है वो वीक किस में होगा, वो होता है वाइब्रेशन में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बोल्ट में कौन कौन सी स्ट्रेसेस आती हैं। When a nut is tightened over a screw, following stresses are induced।
पहली स्ट्रेस यहाँ पर होगी टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द बोल्ट को स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, तो उसके कारण वहाँ पर क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। सेकेंड, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगी, किसके कारण, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एट द थ्रेड, जब नट को टाइट किया जाता है तो उसके थ्रेड पे क्या आएगी, जब फ्रिक्शन होगा तो उस थ्रेड पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगी। नेक्स्ट होगी शियर स्ट्रेस अक्रॉस द थ्रेड, शियर स्ट्रेस भी होगी। कंप्रेसिव और क्रशिंग स्ट्रेस ऑन द थ्रेड, जो नट होगा वो उसको कंप्रेसिव नट के कारण थ्रेड पे क्या होगी, क्रशिंग या कंप्रेसिव स्ट्रेस। और लास्ट होती है बेंडिंग स्ट्रेस इफ द सरफेस अंडर द बोल्ट हेड आर नॉट परफेक्टली नॉर्मल टू द बोल्ट एक्सिस, यदि एक्सिस नॉर्मल नहीं होगी तो उस केस में वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड होती है। ये सारी स्ट्रेस होती है, लेकिन इन सभी स्ट्रेस में यदि हम बात करते हैं जो मेजर होगी या जिसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो होती है टेंसाइल स्ट्रेस। सिंस नन ऑफ द अबव मेंशन्ड स्ट्रेसेस कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइंड, बोल्ट आर यूजुअली डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस विथ अ लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी उसमें लार्ज लिया जाता है और डिज़ाइन किया जाता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, कि दूसरी स्ट्रेस को हम जनरली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं या वो कम भी होती है, इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर सी, एक्सियल टेंशन। और हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अधिक ले लेते हैं तो ये जो स्ट्रेस है ये भी उसमें इनडायरेक्टली काउंट हो जाती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज यूजुअली टेकन एज, डायमीटर जो बोल्ट होल का होता है वो नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm होगा आईएस कोड के अकॉर्डिंग। आंसर बी, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज यूजुअली टेकन एज नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, when the bolts are subjected to reversal of stress, the most suitable type of bolt is, यदि बोल्ट पर रिवर्सल स्ट्रेस है तो किस बोल्ट का हम यूज़ करेंगे। रिवर्सल स्ट्रेस का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अ स्ट्रेस रिवर्सल अकर्स व्हेन अ गिवन एलिमेंट ऑफ अ लोड कैरिंग मेंबर is subjected to a certain level of tensile stress followed by the same level of compressive stress। सेम लेवल पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी और उसी लेवल की वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस होगी और ये रिपीट होते जाती है, टेंसाइल कंप्रेसिव, ये जो साइकिल होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल स्ट्रेस। तो यदि रिवर्सल स्ट्रेस है तो वहाँ पर किस टाइप के बोल्ट का यूज़ किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों वहाँ पर हो रही है सेम लेवल की, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। रिवर्सल स्ट्रेस के लिए हाई स्ट्रेंथ बोल्ट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर डी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। Thank you for watching।